अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारे बिजनेस स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी की लेक्चर सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है। हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं अपने लास्ट लेक्चर को। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी नेचर ऑफ स्ट्रेटजी एनालिसिस एंड चॉइस की। हमने इसमें ये बात की कि हमारे पास स्ट्रेटजी चॉइस किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह से आप लोगों से देखें। तो हमने ये बात की थी कि आप जो भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, जो भी आप स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, आपको उस डिसीजन के जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किए अपने लिए, उन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइस अल्टरनेट स्ट्रेटजीज। हमने अल्टरनेट स्ट्रेटजीज की बात क्यों की, हमने कहा कि हमारे पास बिजनेस के अंदर अल्टरनेट स्ट्रेटजीज होना जरूरी है। हमारे पास हर डिसीजन के साथ या हर स्ट्रेटजी के साथ कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है वो एसोसिएटेड होगी। अब अगर आपको ये पता हो कि हमारे पास ये डिफरेंट अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज हैं और हर स्ट्रेटजी के साथ ये वाली जो कॉस्ट है वो एसोसिएटेड है, तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि हमारे पास कौन सी कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। बट हर जगह हम जो है कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं देखेंगे कि हम अपनी कॉस्ट जो है वो सेव करें, कि कॉस्ट मिनिमाइज करें, बट हम वो स्ट्रेटजी उठा लें जिस वजह से हमारे पास शायद क्वालिटी जो है उसमें हम कंप्रोमाइज कर रहे हो, या हम किसी और चीज पे, या हम फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय जो है स्ट्रेस उसको हम बढ़ा रहे हों। तो इस तरह की स्ट्रेटजी हमने नहीं देखनी। हमें कुछ इस तरह का बैलेंस डिसीजन लेना है जिसमें हम अपने पास इंटरनल जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, इंटरनल जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी वेल मैनेज्ड और बैलेंस्ड रहें, और जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेज हैं उनका भी इम्पैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ना हो। तो ये हमारे पास एक अल्टरनेटिव डिसीजंस जो है, अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज बनाने का एक हमारे पास बेनिफिट है। एंड देन सेकंड हमने बात की थी कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। उसमें हमने 3 फेजेस बताए थे कि हमारे पास 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। उन 3 स्टेजेस में जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कहा था हमारे पास इनपुट स्टेज है, सेकंड में हमारे पास जो है स्टेज 2 थी, देन हमारे पास स्टेज 3 थी। स्टेज 2 में हमने बात की कि हमारे पास जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क्स हैं उसमें हमने 5 जो है वो हमने फ्रेमवर्क्स के ऊपर जो है वो बात करनी है। कल जो हमने बात की थी स्वॉट मैट्रिक्स के ऊपर, और हमने कहा था स्पेस मैट्रिक्स के ऊपर। जो हमने स्वॉट एनालिसिस हमने बात की थी, स्वॉट एनालिसिस में हमने कहा था कि हमारे पास 4 डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज हमारे पास होंगी, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात हमें बहुत ज्यादा वाज़ेह है कि हमारे पास जो स्वॉट एनालिसिस में जो हमारे पास स्ट्रेंथ हैं और जो हमारे पास थ्रेट्स हैं, वो हमारे पास जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, वी शुड से स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल स्ट्रेंथ कौन कौन सी हैं, ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल वीकनेसेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं, और जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं और थ्रेट्स हैं, दीज वर द एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। कि हमारे पास मार्केट के अंदर कौन कौन सी एक्सटर्नल मार्केट में हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, एंड व्हाट आर द थ्रेट्स जो हमें इफेक्ट कर सकती हैं। बट स्वॉट मैट्रिसेस जो हमारे पास है, हमने यही बात की कि हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जनरेट करने, हमने अपने जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए हैं उसके लिए हमने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जनरेट करने हैं। तो स्वॉट एनालिसिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी व्हिच प्रोवाइड अस विद द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स विद द डिफरेंट डिसीजंस, ठीक है। तो हम अब इसमें करते क्या है स्वॉट एनालिसिस के अंदर कि हम अपने पास देखते हैं कि हम अपने पास स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज जो हमारे पास हैं, हम उनकी मैट्रिसेस फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, ठीक है। कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से हम एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो हम अवेल कर सकते हैं, ठीक। सेकेंडली हम ये चीज देखते हैं हमारे पास कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है और हमारे पास जो थ्रेट्स हैं, ठीक है। कि हम इंटरनल स्ट्रेंथ को देखते हुए इंटरनल जो स्ट्रेंथ्स हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रेट्स के ऊपर किस तरह से ओवरकम कर सकती हैं। दिस इज हम इसके लिए अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। बट बिफोर दैट डिवाइजिंग द SO strength and opportunity strategies, or strength or threat opportunities, we have to list the strengths, major opportunities, major threats and major weaknesses. इसी मैट्रिक्स के अंदर हम जब दोबारा अपनी स्ट्रेटजी बनाने लगते हैं तो हम उस बात करते हैं कि हम व्हाट आर द वीकनेसेस एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनकी वजह से हम अपनी इंटरनल वीकनेसेस के ऊपर जो है ओवरकम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वो स्ट्रेटजीज डिवाइस करते हैं, हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनती हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट होंगी और वीकनेसेस के लिहाज से ये अपॉर्चुनिटी किस किस वीकनेस को जो है वो आंसर करेगी। लास्टली हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो वीकनेसेस हैं और थ्रेट्स हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो वीकनेसेस हैं वो थ्रेट्स के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होंगी, ये जो थ्रेट्स हैं हमारी वीकनेसेस के ऊपर किस तरह से जो है वो असरअंदाज होंगी। तो हम स्वॉट एनालिसिस के अंदर, स्वॉट मैट्रिक्स के अंदर हम ये चीज डिवाइस करते हैं। जो हमारे पास स्पेस मैट्रिसेस हैं, स्पेस मैट्रिसेस में हम अपने पास 4 डिफरेंट फैक्टर्स लेते हैं। इन फैक्टर्स के अंदर हमने जो 2 फैक्टर्स लिए थे, हमने एक कहा था हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हमारे पास कौन कौन सी है, और उस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को हमने देखा था प्रॉपरली कि हमारे पास ये रेशियोज हैं, ठीक है। लिवरेज रेशियो हमारे पास है, जो भी हमारे डिफरेंट रेशियोज हैं फाइनेंशियल, उनको हमने देखा कि वो किस तरह से हमारे पास इफेक्ट करती है हमारे जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के ऊपर। फिर हमने कहा जी इंस्टीट्यूशनल
हमारे पास जो है स्ट्रेंथ, हमारे पास इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथ है, इंडस्ट्री स्ट्रेंथ आप इसे कहें, इंडस्ट्री स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है और किस तरह से इम्पैक्ट करती है। हमने 4 डिफरेंट देखा और फिर हमने कहा कि इसमें 4 डिफरेंट स्ट्रेटजीज हमारे पास जो था एग्रेसिव था, ठीक है, एक स्ट्रेटजी हमारे पास जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में बताया एग्रेसिव स्ट्रेटजी के यू आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड यूर इंडस्ट्री वाइज जो इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ है वो भी आपकी जो है वो भी आपके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपने क्या किया था कि आपने अपने इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ अगर दोनों में आप जो है वो खुद को फील है, मीन आप दोनों के अंदर जो है अबंडेंट आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी अच्छी है और योर इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ मीन मार्केट शेयर एंड ऑल अदर फैक्टर्स यू आर गुड इन दैट, सो यू शुड गो फॉर द एग्रेसिव स्ट्रेटजीज। हमारे पास 3 डिफरेंट और भी स्ट्रेटजीज जो हमने इसमें डिस्कस की। जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम जो है वही स्ट्रेटजी फार्मूलेशन जो हमारे पास है, जो अल्टरनेटिव जनरेट करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट हम और जो मैट्रिसेस हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारी मैट्रिसेस जो हैं लास्ट, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा कोर्स का जो है वो लास्ट लेक्चर होगा, उसमें बात करेंगे अपने स्ट्रेटजी एवेल्युएशन के ऊपर। एंड जो हमारे पास उसके नेक्स्ट 3 लेक्चर्स होंगे, लेक्चर नंबर 29, 30, 31, 32, उसमें हम बात करेंगे अपने पास वी शुड प्रोसीड विद लेक्चर नंबर 29 and not 30, 31 and 32. We should revise our whole course. हम बात कर, मैं आपको पूरे का पूरा कोर्स जो हमने लास्ट कवर किया हम उसको जो है रिवीजन हम उसके अंदर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो इस तरह हमारा कोर्स जो है वो वाइंड अप हो रहा है और ये हमारे पास उस चैनल का जो है वो एटलीस्ट सेकंड लास्ट लेक्चर हमारे पास कहलाएगा जिसमें हम अपना कोर्स कवर कर रहे हैं। तो हम आज के लेक्चर में बात करेंगे बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। ये मैट्रिसेस इन लोगों ने डिजाइन की थी, ठीक है, दे आर द इंडस्ट्रियलिस्ट, और इस मैट्रिसेस के अंदर हम देखेंगे कि क्या है बात। फिर हम बात करेंगे इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिसेस, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फैक्टर्स, दोनों को हमने कंबाइन करके मैट्रिक्स बनाई। इससे पहले अगर आपको थोड़ा याद हो तो हम लास्ट जो हमारे लेक्चर्स थे उनमें हमने जो है इंटरनल एवेल्युएशन मैट्रिक्स डिजाइन की थी, जिससे हमने बात की थी कि हमारे पास जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो किस तरह से इफेक्ट करते हैं आपके पास ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। हमने अपने इंटरनली जो अपनी स्ट्रेंथ थी उनको हमने एवेल्युएट किया था। देन वी कॉल्ड अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्युएशन मैट्रिसेस के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो किस तरह से जो है आपके मैट्रिसेस जो है वो उसको इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेज हमने बात की थी क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिसेस, हम इसको भी आज देखते हैं। सो वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद अवर टुडेस लेक्चर। सो फर्स्ट वी शुड स्टार्ट विद अवर बीसीजी मैट्रिसेस, ठीक है। बीसीजी मैट्रिस हम इट्स abbreviation for BCG is abbreviation of Boston Consultancy Group matrices, graphically portray different among the divisions। हमारे पास जो different divisions हमारे पास हैं, हम आगे आपको अभी ग्राफिकली दिखाते हैं कि हमारे पास 4 डिफरेंट डिवीजन्स हैं, उनको ग्राफिकली पोर्ट्रे करने की हमारे काम आती है। फोकसेस ऑन द मार्केट शेयर पोजीशन एंड इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। जो हमारे पास बीसीजी मैट्रिक्स है, बीसीजी मैट्रिक्स जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये आपको बताती है कि आपका मार्केट शेयर कितना है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट आपका कितना है, ठीक है। अगर आपके पास मार्केट शेयर पोजीशन आपकी हाई होगी तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी आपके पास ऑफ कोर्स हाई होगी, और अगर आपके पास मार्केट जो शेयर है उनकी पोजीशन जो है वो आपके पास लो है, ठीक है, वो प्रॉपर्ली नहीं है डिजाइन, तो आपके पास क्या होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट भी वो भी आपके पास क्या होगा, वो भी आपके पास बहुत ज्यादा कम होगा। तो बीसीजी मैट्रिसेस जो हमारे पास ये हमें हेल्प करती है कि हम ग्राफिकली पोर्ट्रे करें अपने मार्केट शेयर पोजीशन को और इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट को, और फिर ये हमें बताता है कि हम मतलब कि जो 4 डिवीजन्स हमारे पास आ रहे हैं उसमें स्टार्स भी हैं, काउज हैं, डॉग्स हैं, ठीक है, कि हम किस डिवीजन के अंदर जो है हम लाई करते हैं। हम डिसीजन लेते हैं 2 बेसिस के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो मार्केट शेयर पोजीशन एंड सेकंड वी हैव इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। थर्डली हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर, मैनेज बिजनेस पोर्टफोलियो थ्रू रिलेटिव मार्केट शेयर पोजीशन एंड इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। हम बिजनेस पोर्टफोलियो अपना मैनेज कर रहे हैं अगेन ऑन द 2 स्टैंडर्ड्स। द फर्स्ट स्टैंडर्ड इज मार्केट शेयर पोजीशन एंड द सेकंड स्टैंडर्ड इज इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। जो हमारे पास नेक्स्ट इसके ऊपर हमारे पास बात है रिलेटिव मार्केट शेयर पोजीशन। हमने लास्ट बात की, यहाँ पर हमने लास्ट पॉइंट हम डिस्कस किया बिजनेस मैनेज बिजनेस पोर्टफोलियो थ्रू रिलेटिव बिजनेस शेयर पोजीशन, ठीक है। मार्केट शेयर पोजीशन को हम डिफाइन करते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या है, मार्केट शेयर पोजीशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द डिवीजन्स ओन मार्केट शेयर इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री टू द मार्केट शेयर हेल्ड बाय द लार्ज राइवल फर्म इन दैट इंडस्ट्री।
आप इसमें कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है, किस चीज का, डिवीजन्स ऑन मार्केट शेयर, जो आपके पास डिफरेंट डिवीजन्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्री आपके पास जो डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं, ठीक है, उनका जो मार्केट शेयर है इन अ पार्टिकुलर इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। अगर आपके पास डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं, आप एक से ज्यादा बिजनेस के अंदर आप हैं, आपके पास प्रोडक्ट मिक्स है, ठीक है, कि आप एक से ज्यादा जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसके लिए एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स जो है वो आपको जो है एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, ठीक। तो डिफरेंट जो बिजनेस यूनिट्स आपके पास हैं, जो डिफरेंट डिवीजन हैं, उनका जो मार्केट शेयर है, ठीक है, उन इंडस्ट्रीज के अंदर टू द मार्केट शेयर हेल्ड बाय द लार्जेस्ट राइवल फर्म इन दैट इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल आप जो है वो सोप इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो जो आपका डिवीजन है सोप इंडस्ट्री का, ठीक है, आप देखते हैं कि उसका मार्केट शेयर जो है वो कितना है, सिर्फ सोप इंडस्ट्री का, तमाम के तमाम आपकी जो है ओवरऑल फर्म की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक डिवीजन की मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, कि अगर आपके पास सोप इंडस्ट्री है, आपके पास सोप डिवीजन है, उसका जो मार्केट शेयर है उसको आप क्या करेंगे, रेशो के साथ, उसकी आप रेशो लेंगे किसके साथ, आपकी सोप इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे बड़ा राइवल आपका है, ठीक है, उसके साथ आप अपना जो है वो रेशो निकालेंगे, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपकी पोजीशन क्या है, ठीक है, वेदर आप जो है आपका मार्केट शेयर उस राइवल से ज्यादा है या कम है, ठीक है। जो भी कुछ आपकी पोजीशन होगी आपको पता चल जाएगा कि वेदर यू आर अमंग द स्टार्स, यू आर अमंग द काउज और यू आर अमंग द डॉग्स। हमारे पास डिफरेंट जो बीसीजी मैट्रिक्स है उसके पता चलता है हमारे पास। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं अपने पास की बीसीजी मैट्रिसेस आपको बताती क्या है कि आपकी जो है क्या पोजीशन आपके पास क्या है, ठीक है, रिलेटिव मार्केट पोजीशन आपके पास क्या है, एंड देन सेकंडली आपका इंडस्ट्री सेल्स या इंडस्ट्री सेल आपका जो ग्रोथ रेट है इंडस्ट्री वो आपके पास क्या है। हमारे पास जो 4 डिफरेंट बॉक्सेस है इसमें आप देखें तो आपके पास जो है नंबर 1 जो हमारे पास है वो हमारे पास है क्वेश्चन मार्क, सेकंड हमारे पास है स्टार, थर्ड वन वी हैव अ कैश काउज एंड थर्ड वन वी हैव अ डॉग। हमारे पास 4 डिफरेंट इसके पैटर्न्स हैं जिनको हम इसके साथ साथ देख रहे हैं। तो हम अगर थोड़ा इसको अपने एवेल्युएट करें, हम इसको थोड़ा डिस्क्राइब करें अपने इस ग्राफ को, जो हमने बात की कि बीसीजी मैट्रिक्स हमारे पास ग्राफिकली आपके पास रिलेटिव मार्केट शेयर और इंडस्ट्री सेल्स ग्रोथ रेट को हमारे पास जो है कंपेयर करती है। अगर हमारे पास इंडस्ट्री सेल्स ग्रोथ रेट आप देखें तो हमारे पास इट स्टार्ट फ्रॉम +20 टू -20 एंड मीडियम पॉइंट इज 0, ठीक है। +20 it is abbreviated as high and the -20 it is as low और 0 हमारे पास क्या हमारे पास है मीडियम। इसी तरह से अगर थोड़ा हम देखें तो हमारे पास हाई है, मीडियम है, देन वी हैव लो। तो हमारे पास 3 डिफरेंट पॉइंट्स वहां से हैं, 3 डिफरेंट पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर आपके पास है। जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क्स हैं, जो हमारे पास फर्स्ट अगर हम इसमें देखें हमारे पास जो बॉक्स है इसमें हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क्स रिलेटिव लो मार्केट शेयर, ठीक है, पोजीशन येट कम्पीट इन द हाई इंडस्ट्री, हाई ग्रोथ इंडस्ट्री। आप थोड़ी डायग्राम के ऊपर फोकस करें तो यू कैन सी दिस के व्हाट यू हैव हियर कि आपके पास जो हाई है, मीडियम टू लो आपके पास है, दिस इज फ्रॉम मीडियम टू हाई। आपके पास जो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है वो आपके पास क्या है, वो हाई है। तो आपके पास जो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है कि आपके पास यू आर वर्किंग अंडर दैट हाई इंडस्ट्री ग्रोथ एरिया बट रिलेटिव मार्केट शेयर इज फ्रॉम मीडियम टू लो, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास ये बात की जा रही है, जबकि स्टार्स जो हमारे पास हैं दे आर वर्किंग अंडर द हाई ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट इनकी जो है वो हाई है। एंड इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम 0.50 to 1 it is high relative market share. So at the both ends what is there, they have high industry growth and they have relative market share position is also high, so it's mean they are the stars. If we talk about the cash cows, इसको अगर हम देखें तो हमारे पास जो relative market position है वो इनकी high है, but जो industry sales growth है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास low है। तो ये हमारे पास कैश काउज हैं कि वक्ती तौर पर जो आपके पास हैं आप इससे जितना कमा सकते हैं कमा लें, बिकॉज इंडस्ट्री ग्रोथ रेट जो है वो लो है, रिलेटिव मार्केट पोजीशन अच्छी है, वो हमारे पास हाई है, बट ग्रोथ ना होने की वजह से जो है ये बहुत कम टाइम के लिए जो आपके पास हैं ये कैश काउस के तौर पे काम करेंगे। आफ्टर दैट मीन मे बी दे कन्वर्टेड इनटू द डॉग्स, ठीक है। और डॉग्स के अंदर आपके पास क्या है कि आपका जो रिलेटिव मार्केट पोजीशन है वो भी आपका बहुत ज्यादा लो है और जो इंडस्ट्रीज ग्रोथ रेट है वो भी आपके पास क्या लो है। तो दोनों एंड पे जो है वो आप जो है वो क्वालिफाई नहीं कर रहे, ठीक है। दोनों एंड पे जो है वो आपके ग्रेड जो है वो लो के अंदर आते हैं। तो हम अगर क्वेश्चन मार्क की बात करें तो हमने यही बात की कि रिलेटिव लो रिलेटिव मार्केट शेयर पोजीशन येट कम्पीट इन हाई ग्रोथ इंडस्ट्री, कैश नीड्स आर हाई। ये हमारे पास है कैश काउस। अगर हम इसकी बात करें कि रिलेटिव लो मार्केट शेयर की कैश नीड्स आर हाई, जो हमारे पास कैश की नीड्स हैं वो भी हमारे पास बहुत ज्यादा है और जो हमारे पास कैश जनरेशन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास
लो है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दे आर नोन एज द क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के सेंस आप कह रहे हैं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं और जो आप जनरेट करें वो क्या बहुत ज्यादा आपके पास लो है। डिसीजन टू स्ट्रेंथन, अगर आप क्वेश्चन मार्क को स्टार्स के अंदर जो है कन्वर्ट करना चाहते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी यू हैव टू अडॉप्ट द इंटेंसिव स्ट्रेटजी और डाइवेस्टिच्योर की हमने कल बात की थी, आप थोड़ा सा आपको याद हो हमारे पास तो इंटेंसिव स्ट्रेटजीज हमारे पास जो है डिफरेंट, हमने उनकी बात की थी। आज कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डाइवेस्टिच्योर हमारे पास ये था कि आप क्या करें कि आप अपने पास जो है वो वाले आपके डिवीजन्स जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, क्या करें आप उन डिवीजन्स को क्या करें सोल्ड आउट कर लें या खुद से उनको अलग कर लें, ताकि उनका जो एक इम्पैक्ट है वो आपके पास ओवरऑल इंडस्ट्री परफॉर्मेंस के ऊपर ना आए। तो वो डिवीजन अलग करने हैं आपको जिनकी वजह से आपकी ओवरऑल इंडस्ट्री परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट हो रही है। तो बीसीजी मैट्रिसेस हम जब बात कर रहे हैं कि अगर आप जो है वो क्वेश्चन मार्क के अंडर आ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क के अंडर आने की वजह से आपको जो है आप अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे, इस वजह से डाइवेस्टिच्योर कैश जो है वो जनरेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैश नीडेड आर हाई, जो रिक्वायरमेंट है कैश वो आपकी हाई है, और जो नीड कैश, तो कैश की जो आपको जरूरत है उसके लिए आप जो है वो डाइवर्सिटी लगा सकते हैं, या आप जो है वो रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी इफ यू हैव एक्स्ट्रा एसेट्स तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बात है रिलेटिव हाई मार्केट शेयर एंड हाई इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, दीज आर कॉल्ड स्टार्स, ठीक है, दीज आर द स्टार्स, बेस्ट लॉन्ग रन अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज यू हैव हाई मार्केट शेयर, ठीक है, मार्केट शेयर भी आपका अच्छा खासा है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट आपका वो भी हाई है, तो दोनों एंड से जो है वो आपको बेनिफिट है, मार्केट शेयर भी आपने ज्यादा कैप्चर किया हुआ है और ग्रोथ भी आपको नजर आ रही है, ठीक है, तो दोनों एंड के ऊपर आप जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इस केस के अंदर यू आर कॉल्ड एज स्टार्स, ठीक है, ऑफ कोर्स आपके दोनों एंड पे जो है वो आपके पास बेनिफिट ही बेनिफिट आपको, बेस्ट लॉन्ग रन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज आपकी ग्रोथ रेट भी हाई है और आपके पास जो आपके पास मार्केट शेयर है वो भी ज्यादा है, तो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ दोनों आपके अपॉर्चुनिटी वो आपके पास हाई है। सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन और स्ट्रेंथन डोमिनेंट पोजीशन, इसके अंदर आप जो आपके पास इशू ये है कि आपको जो है वो एक्स्ट्रा और या सब्सटेंशियल एक एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट हर वक्त आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप क्या करें अपनी इस करंट मार्केट पोजीशन को क्या कर सकें वो रिटेन रख सकें, ठीक है। आपके लिए एडवर्टाइजमेंट का बजट हाई होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि वाकई वी आर यूजिंग समथिंग, वी आर यूजिंग सम ब्रांड, आपके एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हो, आपकी सेल्स मार्केटिंग वट एवर कंपेन्स आप यूज कर रहे हैं, जो आपका स्टाफ हो वो हाईली क्वालिफाइड हो, HR ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है वो स्टैंडर्ड मेंटेन रखना होगा। स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए आपको जो है वो सब्सटेंशियल एक्स्ट्रा अमाउंट जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज, इंटेंसिव strategies and joint venture, these are the proposed डिफरेंट टेक्निक्स, जिसकी वजह से आप अपने आप को जो है वो जो है स्टार की पोजीशन पे रिटेन रख सकते हैं। आप इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज इंटीग्रेट करें, ठीक है, अपने कंपोनेंट्स को, डिफरेंट बिजनेसेस को इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं जिस वजह से हमारे पास जो है प्रॉफिट रहे और आपकी जो मार्केट पोजीशन है वो भी आपके पास रिटेन रहे। इंटेंसिव स्ट्रेटजीज आप यूज कर सकते हैं, या आप जो है वो जॉइंट वेंचर का जो है आप अपने आप को जो है उसको भी यूज करते हुए अपनी जो करंट पोजीशन है उसको आप जो है वो बरकरार रख सकते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट फेज है वो हमारे पास है कैश काउस, रिलेटिव हाई मार्केट शेयर बट compete इन लो ग्रोथ इंडस्ट्रीज। मार्केट शेयर आपके पास ज्यादा है लेकिन आप जिस इंडस्ट्री में compete कर रहे हैं वो आपके पास क्या है कि वहां पर आपके पास ग्रोथ बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। जनरेट कैश इन एक्सेस ऑफ देयर नीड्स, अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपके पास मार्केट शेयर तो आपके पास हाई है, इट्स मीन कि आप जो है वो कैश तो बहुत ज्यादा जनरेट कर रहे हैं बट आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज वो क्या है बहुत ज्यादा कम है। तो करंटली तौर पे जो कैश पर, जैसे मैंने कहा कि वक्ती तौर पर है कि आपके पास कैश आ रही है बहुत ज्यादा, तो आप अपने आप को जो है वो कैश के लिहाज से तो प्रॉफिट के लिहाज से तो आप अच्छे हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ है वो आपके पास क्या है आपको कहीं नजर नहीं आती। मिल्क फॉर द अदर पर्पसेस, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको क्या होता है, मतलब हमारे पास जो है मिल्क फॉर अदर पर्पसेस, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंट अदर पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ होती नहीं है तो आप जो है फिर डिफरेंट पर्पसेस में जो है आप ज्यादा जो है वो अपना जो है वो पार्टनरशिप करते हैं। मेंटेन स्ट्रॉन्ग पोजीशन एज लॉन्ग एज पॉसिबल, तो आपको क्या करना है कि यू आर द कैश काउस, आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हाई है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपने इस पोजीशन को जो है लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन रखना ही रखना है। कैसे आप रखेंगे? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि आप अपने पास क्या करें कि नए प्रोडक्ट डिजाइन करें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी जो है वो आप अप्लाई करें, ठीक है, एक प्रोडक्ट के अलावा दूसरे प्रोडक्ट भी बनाना स्टार्ट करें। कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, तो आप किस पे फोकस करें, आपकी जो फोकस हो वो डाइवर्सिफिकेशन हो बट क्या हो वो
कंसेंट्रिक आपके पास क्या हो, डाइवर्सिफिकेशन आपके पास हो, इफ बिकम वीक, रिट्रेचमेंट और डाइवर्सिट्यूर। अगर आप जो है वीक होते हैं, ठीक है, कि आपके पास कंपटीटर्स आ जाते हैं या मार्केट पोजीशन आपको चेंज होती है, आपका मार्केट शेयर कम होता आपको नजर आता है, कि आपको अपना प्रॉफिट या सेल्स में जो है कमी नजर आती है, तो क्या करें आप अपने पास कि आप रिट्रेचमेंट या जो है डाइवर्सिट्यूर इस स्ट्रेटजी को जो है आप फोकस करें। आई होप को आपको रिट्रेचमेंट का भी पता है, आई होप कि आपको डाइवर्सिट्यूर का पता है। मैं थोड़ा सा आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि रिट्रेचमेंट के अंदर हमने बात की थी कि आपके वो एक्स्ट्रा एसेट्स, ठीक है, जो आपकी यूज में नहीं है बट आपके एसेट्स हैं, आप क्या करें, उनको सेल आउट करें और उससे क्या करें, वो कैश जो है वो आप जनरेट करें, और जो आपकी मार्केट पोजीशन वीक है उसको क्या करें, आप दोबारा से एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। जबकि हमने डाइवर्सिट्यूर में बात की थी कि हमारे पास वो डिवीजन्स जिनकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट हो रही है, आप क्या करें, आप उन डिवीजन्स को क्या करें, अपने पास से अलग कर दें। जो हमारे पास बीसीजी मैट्रिक्स है, जो हमारे पास लास्ट पोर्शन है, इसमें हमने बात की थी डॉग्स की। लॉग्स हमारे पास कहां पर हैं, इसको हम बात करते हैं तो हमारे पास है लो रिलेटिव मार्केट शेयर पोजीशन, कि जो आपकी मार्केट शेयर पोजीशन है वो भी क्या बहुत ज्यादा कम है, कि मार्केट के अंदर आपकी जो है वो पोजीशन जो है वो अच्छी नहीं है, आपकी जो सेल्स हैं वो भी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपका जो ग्रोथ रेट है वो भी आपके पास क्या है, वो भी आपके पास स्लो है या बहुत ज्यादा लो है या बिल्कुल भी होने के बराबर आपके पास नहीं है। तो बीसीजी मैट्रिक्स जो हमने डॉग्स की बात की तो इसमें हम यही देख रहे हैं कि रिलेटिव लो मार्केट शेयर पोजीशन एंड compete इन स्लो और नो मार्केट ग्रोथ। देन हम बात करेंगे आपके पास वीक इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोजीशन, कि आपके पास लो मार्केट शेयर है, लो ग्रोथ रेट है, इट्स मीन के देयर इज वीक इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल पोजीशन। तो इस केस के ऊपर आपको क्या करना चाहिए कि आप क्या करें, डिसीजन टू लिक्विडेट, डाइवेस्ट और रिट्रेचमेंट, वट एवर फिजिबल फॉर यू। लिक्विडेट करें, अपने एसेट्स वन बाय वन सेल करना शुरू करें, ताकि जो आपके पास शेयर होल्डर के जो अमाउंट है कम से कम उसको जो है आप जो है एटलीस्ट रिफंड करवा सकें, या डाइवेस्ट करें, या क्या करें, आपके रिट्रेचमेंट की स्ट्रेटजी जो है आप फोकस करें। जो हमने बात की डॉग्स की, इसके अंदर हमारे पास जो इंटरनली आपके पास जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, आप वहां भी स्ट्रांग नहीं होते, मीन आप उसको प्रॉपर मॉनिटर नहीं कर रहे होते, तो यही वजह है कि आप जो हैं वो मार खा जाते हैं या आप डॉग वाली स्टेट के अंदर आप आ जाते हैं। सिमिलरली आपके पास जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनका इम्पैक्ट आपकी कंपनी के ऊपर आ रहा है और वो आपके जो इंटरनल फंक्शंस को जो हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप उनके ऊपर भी क्या करते हैं, वो फोकस नहीं करते, तो आपके पास इंटरनल इन्वायरमेंटल की जो स्कैनिंग है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस केस में, और जो आपके पास इंटरनल की स्कैनिंग है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह हमने शुरू से लेक्चर से लेके बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी में हमने बात की इंटरनल इन्वायरमेंट की स्क्रीनिंग, हमने फुल फ्लैज चैप्टर्स के ऊपर हम डिस्कस किया, हमारे काफ़ी ज़्यादा स्लाइड्स उसके ऊपर जो हैं। सिमिलरली हमने फोकस किया कि इंटरनली एक्सटर्नली दोनों की स्क्रीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दोनों को हमने बैलेंस रखना है ताकि आप क्या कर सके, आप लॉन्ग टर्म में खुद को जो है वो सस्टेन करवा पाए। लिक्विडेट का डिसीजन लें, डाइवेस्ट करें, या आपके पास क्या है, डिटैचमेंट। ऑफ कोर्स लिक्विडेट ही बनता है, क्योंकि आप जो है ना तो आप इंटरनली स्ट्रांग है ना आप एक्सटर्नली स्ट्रांग है, आगे ग्रोथ रेट भी लो है, प्रॉफिट मार्जिन भी आपके पास लो है, ठीक है, तो मार्केट शेयर भी लो है, आपके पास एटलीस्ट हर चीज जो है आपको डूबती ही नजर आ रही है, सो लिक्विडेट इज द बेस्ट डिसीजन एट दिस टाइम। जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है आज का, हमारे पास है इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिसेस, ठीक है, पोजीशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस वेरियस डिवीजन्स इन अ 9 सेल डिस्प्ले। जो हमारे पास बीसीजी बोस्टन मैट्रिक्स उसमें हमने 4 सेल्स बनाए थे, अब यहाँ पे हमारे पास 9 सेल्स हैं, ठीक है, लेट्स सी हम उसको आगे देखते हैं। सिमिलर टू द बीसीजी मैट्रिसेस एक्सेप्ट द इंटरनल एवेल्युएशन मैट्रिसेस, ठीक है, रिक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिवीजन्स, स्ट्रेटेजिक implications ऑफ ईच मैट्रिसेस आर डिफरेंट। हमारे पास हमने डिफरेंट मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, अभी हमने इसके बाद एक और मैट्रिक्स भी पढ़नी है। हर मैट्रिसेस की जो इम्प्लीकेशन है वो आपके पास क्या डिफरेंट है, हर मैट्रिसेस को जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट इस केस पे जो इंटरनल एक्सटर्नल हमारे पास मैट्रिसेस है इसमें आपको बीसीजी से भी ज्यादा जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 9 सेल्स। बीसीजी में सिर्फ आपने देखी 2 चीजें, रिलेटिव मार्केट पोजीशन, ठीक है, रिलेटिव मार्केट शेयर पोजीशन, एंड सेकंड हमने देखा क्या चीज आपके पास, मार्केट जो आपके पास इंटरनल ग्रोथ रेट है वो आपके पास, हमने ये दोनों चीजें हमने देखी, ठीक है। जबकि हमारे पास आई मैट्रिक्स जो हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिसेस है, यहाँ पर आपको बीसीजी से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 9 सेल्स।
सो दीज आर द 9 सेल्स। आप इससे थोड़ा सा आपके पास देखें तो ये हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिसेस है। इसमें हमारे पास जो हमारे पास इंटरनल फैक्टर एवेल्युएशन, ठीक है, आपके पास वेटेड स्कोर यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं द EFE इंटरनल फैक्टर एवेल्युएशन टोटल वेटेड स्कोर। तो आपने देखा कि आपने जो लास्ट चैप्टर्स के अंदर बात की थी इंटरनल फैक्टर एवेल्युएशन मैट्रिसेस, तो जो फैक्टर्स आपने वहां पे देखे थे, हमने कहा जो भी फैक्टर्स हैं उनको आप अपने सेल्स के अंदर रखें, ठीक है, फिर आपने स्कोरिंग की थी उनकी, ठीक है, फिर आपने प्रॉपर एक उनकी कैलकुलेट करके आपने एवरेज मीन स्कोर निकाला था। आपने वहीं से जो है एवरेज मीन स्कोर को आप यहाँ पर यूज करना है, किसके अंदर, इंटरनल फैक्टर इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिसेस के अंदर। जो आपके पास इंटरनल फैक्टर एवेल्युएशन मैट्रिक्स का स्कोर आया, जो मीन एवरेज स्कोर आया, उसको आप जो है कैलकुलेट करें। फिर आप अपने एक्सटर्नल फैक्टर मैट्रिसेस, तमाम फैक्टर्स जो वहां पर लिए गए थे वही आपने लेने हैं, ठीक है, वही फैक्टर्स जो कि एक्सटर्नली आपको ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, आप उन्हीं फैक्टर्स को लेंगे, उनका जो मीन एवरेज स्कोर है वो आप ले लें। और फिर आप देखें कि आप ये जो 9 बॉक्स हैं हमारे पास, इनके अंदर आप कहाँ पर जो है वो फिट बैठते हैं। तो अगर आप थोड़ा देखें तो आपको जो पास जो एक येलो किस्म के जो ब्लू प्रिंट्स हैं, जो येलो किस्म के आपके पास जो एक बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये आपके पास बताते हैं कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो अप्लाई करनी है, वेदर यू गो फॉर द ग्रोथ, वेदर यू बिकम स्टेबल, ठीक है, या आप क्या करें कि अपने पास मतलब के डाइवेस्ट कर दें, ठीक है, या आप समथिंग लिक्विडेट कर दें। तो हम थोड़ा इसको देखें, हमारे पास जो यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर हमारे पास टोटल वेटेड स्कोर है, इट्स रेंज फ्रॉम 1 to 4, 1 से 4 की आपने बात की, 1 to 2 में हमारे पास जो है इट इज ग्रेडेड एज लो, फ्रॉम 2 to 3 इट इज ग्रेडेड एज मीडियम, एंड फ्रॉम 3 to 4 इट इज ग्रेडेड एज हाई। तो हमारे पास ये 3 डिफरेंट जो हमारे पैरामीटर्स हैं इनको हम देख रहे हैं। सिमिलरली अगर आप देखें अपने पास इंटरनल फैक्टर एवेल्युएशन टोटल स्कोर को, तो आप देखेंगे हमारे पास के 4 से लेके 3 तक, मीन 3 से लेके 4 तक यू आर एट वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, एंड देन यू आर गोइंग फ्रॉम 2 to 3 एटलीस्ट, ठीक है, तो आपके पास एवरेज है, एंड देन एट एंड यू आर इन द वीक पोजीशन। अगर आपके पास जो यहाँ पर जो आपके पास मैट्रिसेस आ रही है, इफ यू लुक एट द येलो कलर, इट इज सर्कुलेटेड 1, 2 and 4, ठीक है, 1, 2 and 4. If you are at that position, then what strategy you have to take? You have to grow and build. It's mean that you have a good market position and you have a good market share. ठीक, तो इसमें आप क्या करें कि आप ग्रो करें, अपनी ग्रोथ को और बढ़ाएं, एंड बिल्ड, और अपने पास नए डिवीजन भी आप लोग जो है बनाएं। इसका मतलब आपके पास ये हुआ कि आपने अपने पास जो है इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बढ़ाना है, आपने इसको क्या करना है, वो कम नहीं करना। यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास ग्रोथ रेट भी हाई है, ठीक है, दैट यू हैव स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्ट्रेंथ। अगर आप देखें 1 और 2, तो इसके अंदर आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग एंड एवरेज, मीन योर इंटरनल फैक्टर एवेल्युएशन मैट्रिसेस इज डिसाइडिंग दैट यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनली। आपके पास जो इंटरनल फैक्टर्स हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को मैयर कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके पास बहुत ज्यादा सूटेबल है, और आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ जो है वो आपकी वीकनेसेस से जो है वो ज्यादा है। सिमिलरली अगर आप देखें 1 और 4 को, तो आपके पास क्या मीडियम टू हाई, मीन आपके पास जो एक्सटर्नल फैक्टर्स एवेल्युएशन, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर सकते हैं, उनको हैंडल करने के लिए भी आपके पास क्या है वो अच्छी स्ट्रेटजीज हैं, या स्ट्रेंथ आपकी इतनी अच्छी है, या आप इंटरनली इतने स्ट्रांग हैं कि आप उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं, वो ओवरकम कर सकते हैं। तो इस केस में जहां आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं और आप इंटरनली भी स्ट्रांग हैं, तो आपको कौन सी स्ट्रेटजी लेनी चाहिए, आपको जो है ग्रो करना चाहिए और बिल्ड करना चाहिए। आपकी ग्रोथ फेज जो है वो ऑलरेडी हाई है, आपका मार्केट ग्रोथ रेशियो जो है वो अच्छा है, आपकी जो मार्केट शेयर पोजीशन है वो अच्छी है, तो आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आप कौन कौन सी नई जगहों पर, कौन कौन सी नए बिजनेसेस में जो है वो इन्वेस्ट करें, ताकि आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है उसको आप अर्न कर सकें। जबकि हम अपने पास जो सेकंड फेज हम देखें, अपने पास 3, 5 and 8, ठीक है, 3 के अंदर आप देखें तो आप इंटरनली जो है थोड़े वीक हैं, इंटरनल फैक्टर एवेल्युएशन मैट्रिक्स का जो स्कोर है वो आपके पास क्या है, वो थोड़ा वीक है। 5th के अंदर आप देखते हैं तो आपके पास दोनों एंड पर आपके हम एवरेज हैं, कि इंटरनली भी आप जो है वो एवरेज स्ट्रेंथ आपकी, और एक्सटर्नल फैक्टर्स को होल्ड करने की या उनको ओवरकम करने की जो आपकी पावर है, ये स्ट्रेंथ है, वो भी आपके पास क्या मीडियम है। जबकि इस एंड के ऊपर आप आते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि आप दोनों एंड पर ही लो हैं। किस तरह से लो हैं कि आपके पास जो एक एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इफेक्ट कर सकते हैं
उनको आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, जबकि आपके पास जो वहाँ पर आपके पास स्ट्रेंथ हुआ आपके पास हाई है। किस चीज़ की? इंटरनल फैक्टर्स की। ठीक है, कि आप इंटरनली स्ट्रांग हैं बट एक्सटर्नली जो है वो आपके पास फैक्टर्स जो है उनका इफेक्ट भी आपके ऊपर क्या है वो बहुत ज़्यादा लो है। तो इन दैट केस कि अगर आप जो है वो इंटरनली स्ट्रेंथ हैं और एक्सटर्नली और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनका इफेक्ट वो भी लो है, तो आपको क्या करना चाहिए? होल्ड एंड मेंटेन। कि आपको अपने बिजनेस को जो है वो ज़्यादा ग्रो नहीं करना चाहिए, नए डिवीजन्स नए प्रोडक्ट नहीं बनाने चाहिए, बल्कि जो आपकी पोजीशन है, ठीक है, जो मॉडरेट पोजीशन आप जिस पर हैं अभी, ठीक है, आपके पास सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, तो आप क्या करें? मेंटेन करें और होल्ड करें अपनी करंट पोजीशन को। एट द लास्ट इफ यू लुक एट द कॉलम 8, ठीक है, 6 एंड 9, तो यहाँ पर आपके पास पोजीशंस जो वीक हैं, ठीक है, इंटरनली भी आप वीक हैं, इंटरनली भी फैक्टर आपके पास वो भी वीक हैं, और एक्सटर्नली भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने की पावर भी आपके पास क्या वो बहुत ज्यादा लो है। तो इस केस में आप क्या करेंगे? डाइवेस्ट या आप क्या करें? हार्वेस्ट। ये आपके पास 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जिनको आपने यूज करना है। हम थोड़ी सी इसकी जो डिटेल्स हैं उनको हम देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द 2 की डायमेंशंस, इंटरनल फैक्टर एवेल्युएशन, टोटल वेटेड स्कोर ऑन एक्स एक्सिस, हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर जो था वो इंटरनल फैक्टर एवेल्युएशन टोटल वेटेड स्कोर था, जबकि हमने अपने पास एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्युएशन जो टोटल स्कोर था उसको हमने अपने पास जो है वो वाई एक्सिस पर आपके पास रखा हुआ था। ठीक है, डिवाइडेड इनटू द 3 मेजर रीजन, आपके पास 3 डिफरेंट मेजर रीजन हैं जिनमें आपने इनको क्या किया? आपने इनको डिवाइड किया। आपकी डिवीजन जो थी हमारे पास क्या थी? ग्रो एंड बिल्ड। हमारे पास सेल 1, 3 एंड और 4 जो हमारे पास ये डिफरेंट सेल्स थे। अगर आप इस पोजीशन के अंदर आते हैं, ठीक है, सेल 1 के अंदर आते हैं, 2 के अंदर या 4 किसी के अंदर भी आप एडजस्ट होते हैं, तो योर स्ट्रेटजी मस्ट बी ग्रो एंड बिल्ड। कि आप क्या करें? ग्रो करें और खुद को क्या करें? वो बिल्ड करें। होल्ड एंड मेंटेन, अगर आप आते हैं सेल नंबर 3 के अंदर, 5 के अंदर एंड 8 के अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी करंट पोजीशन को है रिटेन रखना है, उसको आपने होल्ड रखना है और उसको आपने मेंटेन भी रखना है। आप एक्सटेंशन नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, डिवीजन्स की। आपने कॉस्ट की तरफ नहीं जाना, बल्कि आपने अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और अपनी करंट पोजीशन को रिटेन रखना है। आपने उसको फिर आपने उसको अपने मेंटेन भी रखना है। हार्वेस्ट और डाइवेस्ट, ठीक है। तो सेल नंबर 6, 8 एंड 9 इसके अंदर आपकी स्ट्रेटजी जो है वो हार्वेस्ट और डाइवेस्ट की होनी चाहिए। यहाँ पर हम थोड़ा देखते हैं, हमारे पास जो 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स हमारे पास थे, यहाँ पर इन 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर जो हमने बात की थी हमारे पास यहाँ पर, तो हम इन 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर देखते हैं कि हमारे पास रैपिड मार्केट शेयर है, लो मार्केट शेयर है, ठीक है, वीक कम्पिटिटिव पोजीशन है, और हमारे पास क्या है यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग हमारे पास कम्पिटिटिव पोजीशन है। इन 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर आप देखें जो हमने डिसीजन लेने थे, ठीक है, ये हमारे पास बीसीजी मैट्रिसेस जो हमने पढ़ी उसकी आगे से एक्सटेंशन है यहाँ पर, ठीक है। दैट स्लाइड वाज, ठीक है, दैट स्लाइड वाज पार्ट ऑफ बीसीजी मैट्रिसेस। तो रैपिड मार्केट ग्रोथ हमारे पास है, फिर हमारे पास स्लो मार्केट ग्रोथ है आपके पास क्वाड्रेंट 3, 4 के अंदर। बट इस तरफ आप थोड़ा देखें तो आपको नजर आएगा वीक कॉम्पिटिटिव पोजीशन। क्या आपकी जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो आपके पास क्या वीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन। अगर हम इस क्वाड्रेंट कंपैरिजन करें, हम अगर क्वाड्रेंट नंबर 1 से स्टार्ट करें बात कि हमारे पास जो मार्केट ग्रोथ है हमारे पास, ठीक है, रैपिड मार्केट ग्रोथ का, मार्केट में ग्रो भी जो है हमारे पास, हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में एक्सेप्टेंस या ग्रोथ क्या है वो ज्यादा है, और कम्पिटिटिव पोजीशन भी हमारे पास वो भी आप जो है वो स्ट्रॉन्ग कंपटीटर हैं, आप वीक कंपटीटर आपके पास नहीं है। तो इस केस के अंदर जो आपको डिसीजन लेना चाहिए वो आपके पास क्या हो? मार्केट डेवलपमेंट, कि आप अपनी मार्केट जो है उसको बढ़ाएं, मार्केट के अंदर जो है और ज्यादा आप क्या करें? ग्रोथ करें। अब मार्केट के अंदर ग्रोथ करने के क्या तरीके हैं? फर्स्ट वन इज मार्केट पेनिट्रेशन, आप मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करें, अपने पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को आप लोग बढ़ाएं। मार्केट के अंदर आप जितने ज्यादा अपने प्रोडक्ट लाएंगे उतना ज्यादा आपके पास जो पेरेंट ब्रांड है उसकी अवेयरनेस क्या होगी आपके पास? वो बढ़ेगी, ठीक है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन तरफ आप जाएं, ठीक है, आप लोगों ने मजीद से मजीद ग्रो एंड बिल्ड की फेज को आपने स्ट्रेटजी उसको आपने अप्लाई करना है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, दीज आर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज जिनको आपने फोकस करते हुए क्या करना है? अपने बिजनेस को क्या करना? बढ़ाना है। अगर आपके पास इस तरह की पोजीशन है जो कि मार्केट के अंदर रखना और लॉन्ग टर्म में रिटेन रखना ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब आप इस पोजीशन के अंदर होंगे तो ना सिर्फ आपके पास कस्टमर की आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, बल्कि मार्केट के अंदर जो सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस भी आपसे क्या हो जाएंगी? वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी।
तो इस फेज के अंदर आपकी जो कैश रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड ऑफ कोर्स यू हैव रैपिड ग्रोथ रेट, आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, तो कैश तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस कैश को आपने जो है अपनी करंट पोजीशन को मेंटेन करने के लिए भी उसके ऊपर इन्वेस्ट करना है आपने, ठीक है। आपने अपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन उसको भी आपने स्ट्रांग रखना है, आपने जो आपके पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी आपने प्रॉपरली जो है फुलफिल करना है। एंड आपका जो फोकस हो, जो ठीक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके पास है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ साथ अब अपने पास हॉरिजॉन्टल एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इनको भी आप देखेंगे, ठीक है। और आपका फोकस जो है वो आपकी कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर हम क्वाड्रेंट 2 में देखें तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा जो मार्केट ग्रोथ रेट है वो हमारे पास हाई है, बट हमारे पास जो पोजीशन है, कंपिटिटिव पोजीशन, वी आर द वीक कंपिटिटर्स, हमसे बड़े भी कंपिटिटर्स हैं, ठीक है। हमारी पोजीशन मार्केट में बीइंग ए कंपिटिटर इज वेरी मच वीक। इस केस में आप क्या करें, मार्केट डेवलपमेंट करें, मार्केट पेनिट्रेशन करें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करें, डाइवर्सिट्यूर एंड लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का फेज तो सबसे लास्ट की बात है, क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहां पे आप जो है कंपिटिटिव जो एज है आपका वो बहुत ज्यादा वीकर, आप एक वीक कंपटीटर हैं, तो आपने अपने कंपटीटर तक पहुंचना है, खुद को उन तक लेकर आना है, उनकी पोजीशन तक लेकर आना है। तो उनकी पोजीशन तक लाने के लिए आपको जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है मार्केट पेनिट्रेशन की स्ट्रेटजी तो अप्लाई करनी ही पड़ेगी। बट इसके साथ साथ यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है दैट यू शुड गो फॉर डाइवर्सिट्यूर, ठीक है, कि आप क्या करें कि अपने डिवीजन्स, वो डिवीजन्स जो प्रॉफिटेबल नहीं है उनको आप क्या करें, उनको आप सेल आउट कर दें। अब सेल आउट जब करेंगे तो आपके पास क्या होगी, कैश जनरेट होगी। उस कैश को आप क्या करें कि अपने पास कम्पिटिटिव एज लेने के लिए जो है वो यूज करें। अपने जो कम्पिटिटिव पोजीशन है उसको आप जो है क्वाड्रेंट 1 से शिफ्ट करें, खुद को क्वाड्रेंट 2 से खुद को आपने शिफ्ट करना है किसके अंदर, क्वाड्रेंट 1 के अंदर, जहां पे आपके पास जो है वो मार्केट ग्रोथ रेट भी ज्यादा हो और जो कम्पिटिटिव एज है वो भी आपके पास क्या हो, बहुत ज्यादा आपके पास स्ट्रांग हो। अगर हम क्वाड्रेंट 3 के अंदर आए तो यहाँ पर आपके पास दे स्टार्टेड विद द रिट्रेचमेंट, कि आप जो है रिट्रेचमेंट की स्ट्रेटजी अप्लाई करें। रिट्रेचमेंट की स्ट्रेटजी से आप खूब वाकिफ हैं कि हमारे पास वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज या वो एक्स्ट्रा एसेट्स जो हमारे इन यूज नहीं है, आप क्या करें, उनको सेल आउट करें। आप क्यों सेल आउट कर रहे हैं उनको, क्योंकि यू हैव स्लो मार्केट ग्रोथ, कि जो आपकी मार्केट ग्रोथ है वो भी आपके पास क्या बहुत ज्यादा स्लो है। आपके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस जो है वो इतनी ज्यादा मार्केट में नहीं है, जिस बिजनेस में भी आप हैं। एंड यू आर द वीक कंपिटिटिव, वो जो आपके पास कंपिटिटिव पोजीशन है वो भी आपके पास क्या बहुत ज्यादा वीक है। तो यू गो फॉर द रिट्रेचमेंट, यू नीड कैश, आपको कैश की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि आप अपनी मार्केट ग्रोथ को भी बढ़ा सकें और जो आपके पास वीक कंपिटिटिव पोजीशन था उसके ऊपर भी क्या करें, आप जो है वो ओवरकम प्रॉपरली कर सके। ये आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हमने बात की रिट्रेचमेंट की कि आप अपने एसेट्स होल्ड करें, देन यू गो फॉर द कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड देन यू गो फॉर द हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। एंड आपने जो एक और स्ट्रेटजी आपने वो आपने लेनी है कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है, मेरिट डाइवर्सिफिकेशन एंड देन यू लिक्विडेट। अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे तो आप क्या करें कि 1 बाय 1 अपने डिवीजन सेल करें, ठीक है, और लिक्विडेट करें ताकि आप बैंक्रप्सी जो है बच जाए। अब यहाँ पे हमारे पास एक और सिचुएशन है जो कि हमारे पास है स्लो मार्केट ग्रोथ, कि आपके पास जो मार्केट की ग्रोथ है वो आपके पास क्या बहुत ज्यादा स्लो है, बट योर कम्पिटिटिव एज इज वेरी मच हाई, कि आप जो है कम्पिटिटिव पोजीशन पर हाई हैं, बट जो आपकी मार्केट ग्रोथ है वो आपके पास क्या बहुत ज्यादा स्लो है। तो इस केस के अंदर आपके पास जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज सजेस्ट की गई हैं, क्योंकि यू आर द स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर, आप कंपिटिटर पोजीशन आपकी अच्छी है, स्लो है मार्केट ग्रोथ, तो आप क्या करें कि आप जो है वो जॉइंट वेंचर की तरफ जो है वो चले जाएं। अब यहाँ पर क्यों ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप जॉइंट वेंचर की तरफ चले जाएं, आपके पास तो प्रोडक्ट की ग्रोथ तो आपके पास है ही नहीं, तो यहाँ पर जॉइंट वेंचर की स्ट्रेटजी जो है वो सजेस्ट करने का जो फोकस था वो आपके पास यही है कि आपका जो कम्पिटिटिव एज है वो हाई है, ठीक है, यू आर वेल नोन अमंग योर कम्पिटिटर्स, ठीक है। आप जब कम्पिटिटर्स में वेल नोन हो, ठीक है, और आपका कम्पिटिटिव एज जो है वो अच्छा हो और हाई हो, तो जॉइंट वेंचर आपको क्या हेल्प करेगा, क्योंकि मार्केट में जो है आपका नाम है, ब्रांड नेम आपका एग्जिस्ट करता है, लोग आपके प्रोडक्ट को जानते हैं,
अब आप किसी के साथ जॉइंट वेंचर करके आते हैं, ठीक है, और जॉइंट वेंचर आप जो है अपनी से और अच्छी कंपनी से जाते हैं, उनसे करते हैं, या अपने से जो है लो जो है कंपनी जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन लो है उनसे आप करते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड कंडीशन का आप क्या प्रोडक्ट जो है वो नया प्रोडक्ट डिजाइन करने जा रहे हैं, ये जॉइंट वेंचर है, ये किस तरफ आपको लेकर जाएगा, ये आपके पास डिपेंड करता है कि आप किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो जॉइंट वेंचर इज द बेस्ट स्ट्रेटजी इन दिस एंड कि आपके पास हाई कम्पिटिटिव जो आपका एज है, जो हाई कंपटीशन, जो आपके पास आपका जो स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव पोजीशन है, वो आपको हेल्प करेगा एज लेने में जॉइंट वेंचर के बाद भी, कि लोग आपके नाम से वाकिफ है, आपकी कम्पिटिटिव पोजीशन से वाकिफ हैं, तो क्या होगा आपके पास के आप जो है मार्केट में सर्वाइव कर जाएंगे। और अगर आपकी स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव पोजीशन है तो इसकी एक और फैक्टर ये भी आपको नजर आता है कि यू आर फाइनेंशियली वेरी मच स्ट्रॉन्ग, बट जो आपने प्रोडक्ट चूज किया है उसकी मार्केट में जो सेल्स है वो आपके पास क्या बहुत ज्यादा कम है। तो जॉइंट वेंचर हेल्प करेगा आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ को इंप्रूव करने के अंदर, ठीक। तो जो हमारे पास नेक्स्ट फेज है, स्टेज 3 हमारे पास था, वो हमारे पास था डिसीजन स्टेज। इससे पहले जो हमने 4 स्ट्रेटजीज देखी हमने, वो हमारे पास स्टेज 2 का पार्ट थी, ये हमारे पास जो है स्टेज 3 का पार्ट है। हमारे पास स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एनालिटिकल फ्रेमवर्क का जो स्टेज 3 है, इसमें हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजिक प्लानिंग मैट्रिसेस। अब यहाँ पे हमारे पास जो है डिसीजन फेज है। डिसीजन फेज से जो हमारे पास पीछे हमने जो 4 डिफरेंट हमने मैट्रिसेस पढ़ी, हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमारे पास हमने बात की थी स्वॉट एनालिसिस की, ठीक है, कि हमने स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथ और थ्रेट्स, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज, वीकनेसेस और थ्रेट्स, हमने इनके जो है डिफरेंट, हमने यहाँ पर हमारे पास अल्टरनेटिव्स आए डिसीजन के, यहाँ पर अल्टरनेटिव हम जनरेट किए, देन हमने अपनी जो है वो पोजीशन देखी, ठीक है, वो हमने किसके थ्रू देखी, वो हमने देखी बीसीजी मैट्रिसेस के थ्रू के कहाँ पे हम जो है वो लाई करते हैं, वेदर वी आर अमंग द टॉप्स, वी आर स्टार्स और वी आर द क्वेश्चन मार्क, कि हमें क्या करना है, हमें जानता ही कोई नहीं, तो हमें कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो लेनी है, वेदर वी आर द डॉग्स और वी आर द कैश काउस। हमने अपनी जो मार्केट पोजीशन थी उसको हमने एनालाइज किया। इसके साथ साथ हमने बात की अपने पास स्पेस मैट्रिसेस की। स्पेस मैट्रिसेस में हमने जो है डिफरेंट अपने पास इंटरनल फैक्टर्स देखे, डिफरेंट हमने अपने पास इंडस्ट्रियल फैक्टर देखे। हमने ये देखा कि हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास क्या है। फिर हमने बात की हमारे पास जो इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ है वो हमारे पास क्या है। हमने तमाम चीज़ों को जो है कंपेयर किया, वहाँ पर भी हमने जो है डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो अल्टरनेटिव्स थे वो हमने जो है वो हमने वहाँ पर जो है वो हमने लिए, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमने जो नेक्स्ट हमने बात की थी लास्ट मैट्रिसेस जो हमने इस टॉपिक से पहले अभी पढ़ी, वो हमारे पास थी इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिसेस। यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने पास कि जो हमारे पास इंटरनल फैक्टर एवेल्युएशन मैट्रिसेस थी उसका जो मीन एवरेज वेटेड स्कोर था उसको हमने कंपेयर किया किसके साथ, अपने पास एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्युएशन मैट्रिक्स के वेटेड एवरेज स्कोर के साथ। यहाँ पर हमारे पास 9 डिफरेंट बॉक्सेस थे। हमने 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज यहाँ पर प्रपोज की, वेदर यू बिल्ड एंड ग्रो, ठीक है, होल्ड एंड मेंटेन, या क्या करें आप हार्वेस्ट और डाइवेस्ट। तीनों डिफरेंट स्ट्रेटजीज हमने देखी अपने पास लास्ट मैट्रिसेस में। अब जो हमारे पास ये लास्ट मैट्रिसेस है, दिस इज फॉर द डिसीजन, कि अब हमने अपने पास डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो अभी टॉपिक हमारा करंट है अभी का, वो हमारे पास है क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिसेस। हम जरा इसको देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है। हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हम बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर हमारे पास हैं विच वी आर गोइंग टू कवर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पास स्टेज 3 से, दैट इज डिसीजन मेकिंग। हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी मैट्रिसेस के ओनली टेक्निक डिजाइन टू डिटरमिन द रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस ऑफ द फिजिबल अल्टरनेटिव एक्शंस। आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव एक्शंस जो हैं उनको डिजाइन करने में और उनको डिटरमिन करने में, ठीक है, आपके पास काम आता है। हमने ऑलरेडी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अपने पास लास्ट 4 मैट्रिसेस जो हमने पढ़ी, हमारा पर्पस ही यही था कि हम क्या करें कि डिफरेंट जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको हम क्या करें वो जनरेट करें, या उनको हम फाइंड आउट करें कि हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट जो अल्टरनेटिव्स हैं वो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वो हमने अपने पास फाइंड आउट किए। अब ये हमारे पास जो टेक्निक है QSPM, इसका पर्पस हमारे पास क्या है कि हम डिटरमिन करें उनकी अट्रैक्टिवनेस को,
कि जो हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स बने हैं उनमें से फिजिबल कौन कौन से हैं, ठीक है, उनके अंदर कौन कौन से मैट्रिसेस जो हमारे पास ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। पहला पर्पस इसका ही है, टूल फॉर ऑब्जेक्टिव एवेल्यूएशन ऑफ द अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज, ठीक है, कि हमारे पास जो डिफरेंट अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी डिटरमिन करने में हमारे पास QSPM जो है वो हेल्प करता है। बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्रूशियल सक्सेस फैक्टर। ऑफ कोर्स हमने अपने पास इंटरनल फैक्टर एवल्यूशन मैट्रिसेस, एक्सटर्नल फैक्टर एवल्यूशन मैट्रिसेस, इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिसेस, हमने अपने पास एक्सटर्नल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया। और जो हमारे पास अभी डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आए हैं हमने फॉर श्योर अपने पास कंसिडर किया है इंटरनल फैक्टर्स को भी, और अपने जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको भी हमने बहुत ज्यादा कंसिडर किया है, ठीक है। गुड रिक्वायर गुड इंट्यूटिव जजमेंट। आपके पास जब बहुत ज्यादा जो आपके पास जो है वो अल्टरनेटिव्स हों और आपके पास पता चल गया फिजिबल है या नहीं, अब उनमें से जो सिलेक्शन है इसके लिए जो है आपके पास जजमेंटल स्किल या जो आपके पास इंट्यूशन है, इंट्यूटिव स्किल जो आपके पास है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपके पास टॉप मैनेजमेंट होती है, जो आपके पास मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस गेन किया होता है, ठीक है, लर्निंग उनकी होती है, वो उनके पास एक नॉलेज बैंक होता है और उस नॉलेज बैंक को वो गाहे बगाए इन डिफरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं उसको वो लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जो आपने डिफरेंट मैट्रिसेस के थ्रू आपने जनरेट किए हैं और आप समझते हैं कि हमारे पास फिजिबल जो है तमाम अल्टरनेटिव्स हैं, उनके आप सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो इज बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, इंट्यूशंस ऑफ द मैनेजर्स और डायरेक्टर्स एंड जजमेंटल स्किल्स। इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा क्या करता है वो बेस करता है। हम थोड़ी सी इसकी और देखते हैं हमारे पास के लिस्ट द फर्म्स की एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आप क्या करें, लिस्ट बनाएं अपने पास कि आपके पास जो फर्म है उसकी की अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं और की थ्रेट्स जो हैं वो आपके पास जो हैं वो आपके पास कौन कौन सी हैं। वंस यू लिस्ट डाउन और फिर आप क्या करें उनको ग्रेड करें कि आपके पास ये वाली मेजर थ्रेट्स हैं, ये वाली मेजर वीकनेसेस हैं, ये माइनर हैं, ये आपके पास क्या मॉडरेट है, कि जो ज्यादा आपको इफेक्ट करेगी आप उसको टॉप पे रखें, जो कम इफेक्ट करे उसको क्या करें आप बॉटम में। लिस्ट द फर्म्स की इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सिमिलरली आप जो है लिस्ट करें और जो है उसको प्रायोरिटाइज करें किसके हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के लिहाज से और वीकनेसेस के लिहाज से। असाइन वेट टू द ईच एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल क्रिटिकल फैक्टर। आप क्या करें, वेट असाइन करें अपने पास किसको, इंटरनल फैक्टर्स को भी और अपने पास जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको भी जो है कुछ ना कुछ आप वेट असाइन करें। एग्जामिन द स्टेज टू मैचिंग मैट्रिसेस and identify alternative strategies that the organization should consider implementing। यहाँ पर आपने क्या किया कि अपने पास एक्सटर्नल जो आपके पास एनवायरनमेंट से आपने अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट की लिस्ट बनाई और इंटरनल के अंदर से आपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की लिस्ट बनाई, फिर आपने उनको कंपेयर, उनको आपने कुछ ना कुछ वेट असाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल जिस आपने कहा कि ये हमारे पास मेजर स्ट्रेंथ है, ये मेजर वीकनेस है, मेजर थ्रेट है, मेजर अपॉर्चुनिटी है, उस लिहाज से आपने जिस अगर मेजर अपॉर्चुनिटी है तो उसको ऑफकोर्स आपने वेट ज्यादा देना है, अगर मेजर थ्रेट है तो उसको आपने स्कोर क्या करना है, आपने कम देना है, ठीक है। वो हमारे पर रिवर्स होगा किसके हिसाब से, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी के स्कोर के लिहाज से। जो आपने अभी स्टेज 2 में हमने डिफरेंट 4 मैट्रिसेस पढ़ी, स्वॉट एनालिसिस हमने देखी, हमने स्पेस मैट्रिसेस हमने देखी, हमने जो है BCG मैट्रिसेस हमने देखी और हमने लास्ट में जो है इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिसेस देखी। उसके जो आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव डिसीजन आए थे उनको आप मैच करें अपने पास किसके साथ, जो आपने अभी लास्ट 2 स्टेप्स के अंदर अपने पास जो है वो लिस्ट बनाई थी अपने पास स्ट्रेंथ की, वीकनेसेस की, अपॉर्चुनिटीज की और थ्रेट्स की। डिटरमिन द अट्रैक्टिवनेस स्कोर। अब आप क्या करेंगे, जो आपने वेट दिया था, कंपैरिजन भी आपने किया, अब क्या करें आप उसका अट्रैक्टिवनेस स्कोर जो है उसको क्या करें आप कंप्यूट करें। कंप्यूट द टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर, आपने कंप्यूट किया टोटल द सम, कंप्यूट द सम टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर्स, ठीक है। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स डिफरेंट आपके पास हैं, आप पहले टोटल करें हर एक का, स्ट्रेंथ का, वीकनेसेस का, अपॉर्चुनिटीज, उसके बाद आप उनको सम कर दें, ठीक है। ये हमारे पास जो है एक डिफरेंट मैट्रिसेस है जिसको आप, ये इसकी शेप है आपके पास, थोड़ा सा हम इसे देखें हमारे पास, तो यहाँ पर आपके पास जो है जो की एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको आपने इनलिस्ट किया, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि जो की इंटरनल फैक्टर्स हैं उनको आपने जो है वो इनलिस्ट किया,
फिर आपके पास जो सेकंड कॉलम है, यहाँ पे हमारे पास है वेट, कि आपने हर इंटरनल और हर एक्सटर्नल फैक्टर को आपने जो है वो वेट असाइन किया। फिर आपने क्या बनाया कि आपने स्ट्रेटजी 1 बनाई, फिर आपने स्ट्रेटजी 2 बनाई, फिर आपने स्ट्रेटजी 3 बनाई। जो भी आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज थी उन स्ट्रेटजीज को आपने जो है इस तरह से लिखा। अगर हम अपने पास की एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखें, जो हमारे पास सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, दैट थिंग इज कॉल्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी आपके पास क्या है कि आपके पास जो प्रेजेंट सिनेरियो है कंट्री का, ठीक है, वेदर यू आर इकोनॉमिकली स्ट्रांग या इकोनॉमिकली वीक, आपकी जो गवर्नमेंट है वो सपोर्टिव है टुवर्ड्स योर मीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आपको सपोर्ट कर रही है या आपके पास सपोर्ट नहीं कर रही, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशंस आपके पास, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपके पास हैं वो आपके जो फेवर में है या नहीं है, ठीक है। तो इकोनॉमी जो है वो आपके सिस्टम को किस तरह से अफेक्ट कर रही है, आप तो उसके मुताबिक जो है उसको आपने जो है वो वेट जो है वो असाइन करना है। सेकेंडली फिर आपने ये देखना है कि आपके पास जो पॉलिटिकल, लीगल, गवर्नमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये आप किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं। इन फैक्टर्स के अंदर आपके पास जो करंट पॉलिटिकल पोजीशन है कंट्री में, ठीक है, वो आपके पास क्या है कि ऑफ कोर्स आपके पास जो करंट पॉलिटिकल पोजीशन कंट्री की है वो आपके पास मार्केट के अंदर जो आपके पास शेयर रेट्स हैं उनको भी डिस्टर्ब करता है, आपके ग्रोथ रेट को भी डिस्टर्ब करता है, ठीक है, आपकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है उसको भी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सिमिलरली हमारे पास जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की जो टैक्स स्कीम है वो क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स रेट क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी उनकी कितनी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी कितनी वो लोग लगाते हैं, ये तमाम चीज़ें आपके बिजनेस के लिए जो है वो इफेक्ट करती हैं और उनसे आपका बिजनेस इफेक्ट होता है। तो इनको आपने देखना है कि कितना वेट आप देते हैं, ठीक है। फिर आपने देखना है अपने सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, एनवायरमेंटल, ये हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं। आपने सोशल फैक्टर्स की डिटेल भी मैंने पूरी आपसे शेयर की लास्ट स्लाइड के अंदर, आपके पास है कौन कौन से कल्चरल फैक्टर्स हैं जो कि आपको कंसिडर करने चाहिए। देन यू हैव टू लुक फॉर द डेमोग्राफिक फैक्टर्स एंड देन यू हैव टू लुक फॉर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ऐसे लग रहा है जैसे आपके पास पीछे जो चैप्टर हमने सब कवर किए हैं, अब वो इस लास्ट मैट्रिसेस के अंदर उनका जो है वो सम जो है वो आपके पास आ गया है। देन वी हैव अ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बट वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कि जो आपके पास इंडस्ट्री है उसकी जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये क्या करता है, हमारे पास वेरी करता है और आपको इस चीज़ को जो है वो देखना होता है। टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस को ना सिर्फ इफेक्ट करती है बल्कि आपके बिजनेस को सपोर्ट भी करती है, ठीक है। इसमें इजीएस्ट एग्जांपल हमारे पास है इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट जो था वो यूएस आर्मी ने उसको इन्वेंट किया एंड देन उसको पब्लिक जब किया, तो अब हमारे पास क्या है कि सबका सब इंटरनेट जो है वो क्या होता है, वो यूज होता है। हर जगह दुनिया में जो है वो इंटरनेट जो है उसको एक फ्रूटफुल पर्पसेस के लिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, ईज ऑफ लाइफ के लिए, जिंदगी को आसान बनाने में इंटरनेट ने जितना इस सदी के अंदर रोल अदा किया, शायद इससे पहले जिंदगी इतनी आसान नहीं थी, ठीक है। बहुत सी इन्वेंशंस हुई बट वन ऑफ द इन्वेंशन इज इंटरनेट। इसने आपकी जिंदगी को बहुत स्मूथ कर दिया और आपको टेक्नोलॉजिकली जो है वो एडवांसमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प की। कम्पिटिटिवनेस, ठीक है, कम्पिटिटिव के आपका जो एक्सटर्नल मार्केट, आपकी जो फर्म है उसके जो कम्पिटिटर्स हैं वो मतलब कितना इफेक्ट कर रहे हैं आपके बिजनेस को, तो आपने इसको भी की एक्सटर्नल फैक्टर के तौर पर जो है वो कंसिडर करना है। की इंटरनल फैक्टर हमारे पास मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है एंड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है। मैनेजमेंट के अंदर आपके पास जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, ठीक है, इसमें आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, उसको आपने देखना है आपके पास क्या है, किस तरह से है, आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं तमाम मैनेजमेंट के रोल जो आपके पास है। एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आपका है, ठीक है, आपके जो एम्प्लॉय मोटिवेशन पॉलिसीज हैं, एचआर की जो ग्रोथ रेट है, आपने तमाम जितने भी आपके पास मैनेजमेंट के अंदर जितने भी आपने चैप्टर्स डिफरेंट देखे हैं या जो प्रोस्पेक्टिव आपने देखे हैं, हायरिंग आपके पास एम्प्लॉयज की, एम्प्लॉय का जो है पेंशन एंड बेनिफिट्स, ये तमाम के तमाम एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब कमिटमेंट, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके पास मैनेजमेंट के अंदर आती हैं और आपने उसको उसी लिहाज से वेट देना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल जो है वो स्ट्रेंथ इस मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्या है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन कैसी है, रिवॉर्ड सिस्टम आपके लोगों को कैसे हैं, ठीक है, आपका जो है वो
इंटरनली एचआर जो है वो कितनी सपोर्टिव है, मैनेजमेंट का रोल जो है वो है नहीं, सुपरवाइजर सपोर्ट आपके पास है, एम्प्लॉय स्ट्रेस लेवल, ये तमाम चीज़ें आपने जिनको आपने देखना है, इनको आपने वेट करना है। देन आपने देखना है कि आपकी मार्केटिंग पोजीशन क्या है, ठीक है, आप जो है कौन कौन सी डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है वो यूज़ करते हैं, अडॉप्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट में लॉन्च करने के लिए। आपके प्रोडक्ट की जो पोजीशन है वो कैसे है, आप प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कैसे आप लोग जो है वो करते हैं। तमाम मार्केटिंग के जो कंसेप्ट आपने देखे हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर फीडबैक, ठीक है, फीडबैक सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज की रिक्वायरमेंट आपके पास क्या होती हैं, आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है, आप पैकेजिंग आपके पास कैसी है, ये तमाम चीज़ें आपके पास जो है मार्केटिंग के जो इसका आपके पास पोर्शन है, इसके अंदर आप इसको जो है वो कवर करने की कोशिश करते हैं और आपके पास ये मार्केटिंग आपके पास जो है पोर्शन है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग आप अपने साथ साथ तमाम चीज़ें आप देख रहे होते हैं, एचआर को भी, मैनेजमेंट को भी, मार्केटिंग को भी, बट इसके साथ साथ आप जो है डिफरेंट रेशियोज को यूज़ करते हुए अपने जो बिजनेस है उसकी जो करंट पोजीशन है उसको भी आप लोग जो है वो एनालाइज करते हैं कि आपके पास बिजनेस की जो है करंट पोजीशन आपके पास क्या है, ठीक है, बिजनेस ग्रो कर रहा है या ग्रो नहीं कर रहा है, तो कौन कौन सी डिफरेंट स्ट्रेटजीज है जो आप अप्लाई करें और अपने बिजनेस को जो है वो आप आगे तक लेकर जाएं और उनको आप ग्रो करवाएं। तो आपके पास फाइनेंस, अकाउंटिंग, इंटेंट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, इट रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग फर्म, बट हमारे पास स्टिल ऑपरेशंस जो है, प्रोडक्शन तो मैन्युफैक्चरिंग तक ठीक है, लेकिन ऑपरेशंस हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इवन स्मॉल से स्मॉल बिजनेस के अंदर भी आपके पास क्या होते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं और आपने उन ऑपरेशंस को जो है वो मैनेज करना होता है और उनको आपने टाइम के साथ साथ जो है वो लेकर चलना होता है। तो आपने देखना है कि आपके ऑपरेशंस जो हैं वो कितने एफिशिएंट और इफेक्टिव हैं और कितने कॉस्ट सेविंग हैं, ठीक है। ऑपरेशंस के अंदर जो है आपने कॉस्ट को जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो मिनिमाइज करना है। ऑपरेशंस के अंदर कॉस्ट को मिनिमाइज करने का जो एक आपके पास फैक्टर वो आपके पास है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, कि आप जो है नए प्रोसेसेस अडॉप्ट करें, नई टेक्नोलॉजी जो है उससे आपके अवेयरनेस होना ज़रूरी है, ठीक है। और अपने आप क्या करें, आप अपने पास के टेक्नोलॉजी अपने इंट्रोड्यूस करवाएं। टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने में सबसे एक अहम फैक्टर वो है रेजिस्टेंस, वो आपको इनिशियली ऑर्गेनाइजेशन में बियर करना पड़ेगा एंड विद टाइम जो है आप जो है बिल्कुल भी एडजस्ट हो जाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दिस इज द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन ऑर्गेनाइजेशन। R&D जो है वो आपको एज लेने में, ठीक है, कम्पिटिटिव एज लेने में आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है रोल प्ले करता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने एक कंट्रीब्यूटिंग माइंड होंगे और जितना एक जो है इफेक्टिव किस्म के माइंड होंगे जो कि जो है पैरेलल काम करना चाहते हैं और करते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे कि आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जो है फोकस रखेंगे। प्रोडक्ट के अंदर न्यू आइडियाज़ जो हैं वो यहीं से आप कंट्रीब्यूट करते हैं। नई टेक्नोलॉजी का आना, नई टेक्नोलॉजी का बिजनेस जो है इंटीग्रेट करना, ये सब कुछ आपके पास जो है वो R&D डिपार्टमेंट आपको जो है वो करवाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे पास कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपके पास मैं जहाँ बात की इंटरनेट के आने से आपके पास सब बहुत कुछ चेंज हुआ, तो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम आजकल के दौर में हर ऑर्गेनाइजेशन की आपके पास क्या है वो रिक्वायरमेंट है और हर ऑर्गेनाइजेशन जो है कंट्रीब्यूट करती है। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन देखना है कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम आप लोगों का एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है देन हाउ मच दे आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग, यू हैव टू वेट एंड देन स्ट्रेटजी 1 to 3 आप हर की फैक्टर के लिहाज से देखें। आपके पास नहीं है तो स्ट्रेटजी 1 आपके पास यही होगी जी, डिजाइन द कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर है तो हाउ टू इम्प्रूव दैट सिस्टम। तो आपने हर एक फैक्टर के लिहाज से जो है वो स्ट्रेटजी बनानी, अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी 1, स्ट्रेटजी 2, स्ट्रेटजी 3 एंड देन जो आपके मैनेजर्स हैं वो अपने इंट्यूशन, आपके पास अपनी जजमेंटल स्किल, मैनेजमेंट स्किल को यूज करते हुए क्या करेंगे, आपके पास के इनमें से डिसीजंस जो हैं, जो भी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है वो अडॉप्ट लेंगे। एंड यहाँ पर अब एक चीज़ नहीं है जो हमारे पास स्ट्रेटजी से कॉस्ट के एसोसिएटेड है, बट मोस्टली इस चीज़ को कवर किया जाता है कि आपके पास हर स्ट्रेटजी के साथ कितनी कॉस्ट एसोसिएटेड है, ठीक है। फिर एक बैलेंस्ड और कैलकुलेटेड जो है वो डिसीजन जो है उसको आपको वो लिया जाता है। हमारे पास जो QSPM की लिमिटेशन है, रिक्वायर इंट्यूशन एंड जजमेंटल एंड एजुकेटेड इजम्पशंस, ठीक है। आपके पास हर जगह पर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स जो है वो नहीं बैठे होते, ठीक है। हर एक की इंट्यूशन लेवल इतना हाई नहीं होता, जजमेंटल स्किल जो है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती, क्योंकि विद टाइम जो है ये चीज़ ग्रो करती है और आपके पास जितने मिस एप्स होते हैं या सक्सेसेस होती हैं उनसे जो है इंसान जो है वो लर्न करता है। तो आपके पास जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी आपके पास इंट्यूशन स्किल जो है वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास जो है वो ज़्यादा होगी। सेकेंड लिमिटेशन इसके हमारे पास क्या है कि ओनली एज गुड एज द प्री रिक्विजिट इनपुट, ये इतनी ही अच्छी होगी जितने अच्छे तरीके से आप अपने जो फैक्टर्स हैं, जो आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल की फैक्टर्स हैं, वो उतने अच्छे होंगे। ये आपके पास मीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग हो सकती है।
अगर आप अच्छी तरह से अपनी प्रायोरिटी को देखते हुए और एक्चुअल फैक्ट्स को और वेटेड एवरेज स्कोर्स को देखते हुए आप जो आपने वेटेड स्कोर देना है वो अगर एग्जैक्टली आप प्रॉपर वे में देते हैं, ठीक है, तो आप एक अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो जितनी इनपुट अच्छी होगी, जितने अच्छे तरीके से आप फैक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे, उतने अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे, उनको वेट देंगे और उतने अच्छे तरीके से आप जो स्ट्रेटजीज है उनको क्या करें, आप डिजाइन कर सकें। जिसमें हमारा पॉजिटिव पॉइंट्स है हमारे पास क्या है, सेट ऑफ स्ट्रेटजीज एग्जामिन्ड साइमल्टेनियसली और सिक्वेंशली, ठीक है। हमारे पास इसमें हमारे पास से एक फैक्टर अच्छी चीज हमारे पास आउटकम ये है कि आपके पास डिफरेंट सेट ऑफ स्ट्रेटजीज आपको मिल जाती हैं, ठीक है। आप देखते हैं आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं और वो किस तरह से क्या कर रही हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो हर स्ट्रेटजी के अंदर से आपके पास चॉइस होती है कि आप इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी उसका चूज करें। requires the integration of pertinent external and external factors in the decision making process. Of course ये एक अच्छी चीज है कि आप सिर्फ अपने पास इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो कंसिडर नहीं कर रहे, बल्कि आप दोनों को कंसिडर कर रहे हैं। आप इंटरनल फैक्टर्स को भी देख रहे हैं और आप अपने पास जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको भी आप देख रहे हैं, ठीक है, और उनकी बेस पर आप क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। हम अपने आज के लेक्चर की थोड़ी समरी देख लें तो ये हमारे पास जो हमारे पास आज के लेक्चर हमने देखा उसमें हमने देखी अपनी तमाम स्ट्रेटजीज हमारे पास क्या थी, ठीक है, कि हमारे पास जो है हमने तीन डिफरेंट मैट्रिसेस पढ़ी, उसमें हमने बीसीजी मैट्रिसेस की बात की और हमने अपने पास बात की किस चीज की, आपके पास के हमारे पास जो है बीसीजी मैट्रिक्स क्या है, फिर हमने बात की आपके पास इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स की और लास्ट में हमने जो है एंड पे डिसीजन स्टेज पे हमने जो है QSPM हमने क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजिक पोजीशन मैट्रिक्स उसको हमने देखा। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारे पास स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर बात होगी, ठीक है। स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के अंदर हम जो ये डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स हैं इनको हम जो है 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है, और हम इन पे बात करेंगे। हमारे पास शॉर्ट डेफिनेशंस हैं जो हम देखेंगे हमारे पास स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन में, ठीक है। मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस इश्यूज इनको हम जो है लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।